रेवन जानता था कि उसका भाई अक्सर लापरवाह हो जाता है और बिना सोचे समझे बेवकूफ़ी भरे काम कर बैठता है। वजह साफ थी, अपने बड़े भाई की पोजीशन की वजह से उसे किसी नतीजे का डर ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हॉक ऐसा इंसान भी था जो ग्रे एलिफेंट गैंग के नाम को बदनाम करने की अहमियत समझता था। उसका फ़ोन हर वक्त उसके पास होना चाहिए था, खासकर ऐसे वक्त में जब किसी ज़रूरी मामले के लिए बुलावा आ सकता था, जैसे अभी। ऊपर से रेवन ने पहले ही हॉक को इन्फॉर्म कर दिया था और इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस पर खास जोर भी दिया था। ऐसे में रेवन की समझ से बाहर था कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है कि उसने अपना फोन तक बंद कर दिया। आखिरकार उसके पास वॉइस मैसेज छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। बस बेस्ट की उम्मीद ही की जा सकती थी। वो भले ही ग्रे एलिफेंट्स के लीडर्स में से एक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मीटिंग रोक दे, खासतौर पर जब आज तीनों लीडर्स मौजूद होने वाले थे। मन ही मन उसने ठान लिया कि बाद में अपने छोटे भाई को अच्छे से अकल ठिकाने लगाएगा। रिपोर्ट्स हमें मिल चुकी हैं। लगता है तुम लोगों ने काफी हंगामा मचा दिया। ये आवाज उस आदमी की थी जो इस वक्त सबसे बात कर रहा था। उम्र करीब मिड 30s, नाम ब्रैंडन ट्रंक, ग्रे एलिफेंट्स के उन तीन लीडर्स में से एक जिन्होंने इस गैंग की नींव रखी थी। उनकी गैंग की तेजी से उभरने की सबसे बड़ी वजह थी उनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ताकत। जहां तक सवाल था कि उन तीनों में सबसे ताकतवर कौन है, यह ऐसा सवाल था जिसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी। भले ही तीनों का रैंक लीडर था, लेकिन हर कोई जानता था कि असली बॉस ब्रैंडन ही है। कुछ लोग तो ये तक मानते थे कि गैंग का नाम भी सिर्फ उसके लास्ट नेम की वजह से रखा गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोग उतना देर तक टिक नहीं पाए जितना तुमने हमें अश्योर किया था। सिर्फ कुछ घंटों की ही बात है, जबकि मुझे याद है तुमने कहा था कि सनराइज तक आराम से संभाल लोगे। मुझे उम्मीद है कि इसके लिए तुम्हारे पास कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। ब्रैंडन ने दोनों को घूर कर देखा। उसकी टोन में जरा भी अग्रेशन नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यही calmness बफिन और रिव को और भी ज्यादा डरा रही थी। दोनों कलर गैंग लीडर्स ने जोर से निगलते हुए ब्रैंडन की तरफ देखा। वो एक से ज्यादा वजहों से नर्वस थे। उन्हें पता था कि यह टास्क कितना इंपॉर्टेंट था और यही वो मौका था जिससे वो ग्रे एलिफेंट्स में हाई रैंकिंग मेंबर्स बन सकते थे। असल में उनकी पोजीशन पहले से ही एवरेज ग्रे एलिफेंट मेंबर्स से ऊपर थी। आखिरकार वो अपनी अपनी कलर गैंग्स को कंट्रोल करते थे। भले ही उन गैंग्स में ज्यादातर टीनेजर्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, फिर भी 100 से ज्यादा लोग उनकी बात मानते थे। कलर गैंग को लीड करने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, सही नजर भी चाहिए होती थी, क्योंकि ऐसे लीडर्स अक्सर लोनर्स को भी अपने साथ जोड़ते थे। उनकी रिकमेंडेशन से किसी के लिए ग्रे एलिफेंट गैंग में एंट्री पाना काफी आसान हो जाता था। यह काम किसी रैंडम इंसान को नहीं दिया जा सकता था। बफिन और रिव दोनों ही लंबे समय से अपनी अपनी कलर गैंग्स के लीडर्स थे। आज का टास्क उनके लिए आसान होना चाहिए था, और ग्रे एलिफेंट्स जैसी बड़ी गैंग में हाई रैंकिंग मेंबर बनना, ये तो उनकी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज्यादा दौलत और पावर देने वाला था। रेड कलर गैंग के साथ मिलकर हमने ब्लैक कलर्स को आसानी से डील कर लिया, जैसा आपने कहा था। बफिन ने समझाना शुरू किया। हमारी नंबर्स ज्यादा थीं, लेकिन हमारे कुछ नए मेंबर्स जरा ज्यादा ही वाइल्ड हो गए। उसी वजह से अंडरडॉग्स हमारी उम्मीद से कहीं जल्दी इन्वॉल्व्ड हो गए। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी जब ब्रैंडन ने शिपिंग कंटेनर के ऊपर जोर से पैर मारा। आवाज सुनते ही दोनों बुरी तरह चौंक गए। अच्छा, तो फिर तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में कैसे हो? ब्रैंडन बोला, जबकि तुम्हारे कई सबॉर्डिनेट्स की हालत देखकर लग रहा है कि उन्हें जबरदस्त बीटिंग मिली है। साफ लगता है जैसे ही तुम्हें पता चला कि अंडरडॉग्स आ गए हैं, तुम दोनों भाग खड़े हुए। यकीनन ये सिर्फ मेरी गलतफहमी होगी, है ना? हालात को देखते हुए रिव की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी आंखों से इन तीनों की ताकत देखी थी। रेड कलर गैंग भी कभी ग्रे एलिफेंट्स जैसी ही किसी बड़ी गैंग के नीचे काम करती थी, लेकिन सिर्फ इन तीनों ने मिलकर पूरा बैलेंस बदल दिया था और उस गैंग पर कब्जा कर लिया था। रिव जानता था कि फाइट बैक करने का कोई फायदा नहीं। कलर गैंग का लीडर होने के नाते वो समझता था कि सबसे समझदारी भरा फैसला हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन के साथ जाना होता है। मुझे लगता है कि अंडरडॉग्स पहले से ही बाहर थे, रिव ने बोलना शुरू किया। उनका रिएक्शन बहुत तेज था, जैसे अटैक से पहले ही वो एक्टिव हों। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बीच कोई लीक है,
लेकिन जो रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं, उनसे लगता है कि वो पहले से किसी को ढूंढ रहे थे। जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा लेकिन छोड़ दिया, उन्होंने बताया कि अंडरडॉग्स एक ग्रीन हेयर वाले लड़के के बारे में पूछ रहे थे, यंग एडल्ट या टीनेजर। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्होंने चीता स्क्वाड तक भेज दी थी और उनका लीडर कर्क समरफील्ड भी वहां मौजूद था। इसी वजह से हमें प्लान्ड टाइम से पहले लौटना पड़ा। बस इतना ही? ब्रैंडन ने कहा और कंटेनर से कूदकर नीचे आ गया। वो दोनों की तरफ बढ़ने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज सुनकर ही दोनों खुद को पिटने के लिए मेंटली तैयार कर चुके थे। एक गैंग वॉर चल रहा था और अंडरडॉग्स किसी रैंडम ग्रीन हेयर वाले लड़के में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। कितना अजीब है। पीछे से एक आवाज आई। एक आदमी अंदर आया। उसे देखते ही कुछ मेंबर्स अटैक करने को तैयार हो गए, लेकिन तभी उनकी नजर उसके बड़े से ओवरकोट पर बने सिंबल पर पड़ी। एक पल में ही सब रुक गए। हथियार नीचे कर लिए गए। किसी ने बो नहीं किया। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई भी उस आदमी पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रिव ने हल्का सा सिर घुमाया और जैसे ही उसने देखा कि ब्रैंडन को किसने रोक दिया है, वो अंदर तक हिल गया। वो एक लीन सा आदमी था, लंबे रेड हेयर पीछे बंधे हुए। चेहरा काफी फेमिनिन था, लेकिन कोई भी इस बात को जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वजह साफ थी, उसके कोट के सीने पर बना फीनिक्स का एम्बलम। पूरे देश की टॉप गैंग्स में से एक, फीनिक्स गैंग का लीडर। किंग्स गैंग्स की दुनिया में मशहूर थे आयरन फिस्ट से रूल करने के लिए, और सिन उनमें सबसे फ्लैशी और खतरनाक नामों में से एक था। वो यहां क्या कर रहा है? स्लाउफ जैसे टाउन में? ऐसा कैसे हो सकता है? वहां मौजूद हर इंसान यही सोच रहा था। सिन आगे बढ़ा। लोगों ने उसकी आंखों में जलती हुई सी नजर देखी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उनका इमेजिनेशन है या सच, लेकिन उसके अंदर आते ही माहौल जैसे गर्म होने लगा था। फिर उन्हें एहसास हुआ, हर कदम के साथ जो हीट बढ़ रही थी, वो इसी न्यूकमर से आ रही थी। प्लीज, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। ब्रैंडन रुक गया। जो वो करने वाला था उसे छोड़कर वो सीधे घुटनों के बल बैठ गया। ये नजारा अजीब था। उनका ऑलमाइटी लीडर किसी और के सामने सबमिट कर रहा था। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने लीडर को किसी से डरते हुए देखा। आखिर ये आदमी कितना ताकतवर था कि ब्रैंडन जैसा शख्स भी उसके सामने इस हाल में आ गया। अब भी दो कलर गैंग लीडर से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर खड़ा था। शुरू में उन्हें लगा कि बस घबराहट की वजह से पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि उनके शरीर सच में गर्म हो रहे थे, सिन के शरीर से निकल रही भयानक हीट की वजह से। कोई इंसान इतनी ज्यादा हीट कैसे पैदा कर सकता है? अगर मैं उसके पैरों की तरफ देखूं, तो जमीन थोड़ी सी जली हुई लग रही है। क्या वो धुआं है? रिव ने सोचा। ये जरूर उसकी ऑल्टर्ड पावर होगी, लेकिन वो अभी ऑल्टर्ड फॉर्म में भी नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन भी है? ऑल्टर्ड के बारे में जो भी जानकारी आम लोगों के पास थी, वो बस वही थी जो टीवी पर कॉम्पिटिशन्स, सेलिब्रिटीज वगैरह के जरिए दिखाई जाती थी। लेकिन जो लोग बिल्कुल ऊपर बैठे थे, वो सबसे ताकतवर एंशिएंट बीस्ट्स का सबसे बेहतरीन डीएनए अपने पास ही रखते थे। बेशक ऐसे फॉर्म्स आम जनता से छुपे ही रहते। ज्यादा से ज्यादा कोई उनकी महान उपलब्धियों की कुछ कहानियां सुन ले, वो भी तभी जब आपके पास काफी इन्फ्लुएंस हो। सिन ने अपने बड़े से ओवरकोट के अंदर हाथ डाला, जो उसे 3 साइज बड़ा लग रहा था, जिससे दोनों कलर गैंग लीडर्स चौंक गए। लेकिन उन्होंने देखा कि उसने सिर्फ एक सिगरेट निकाली थी। उसने उसे अपने मुंह में रखा और रिव ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। गैंग मेंबर्स के बीच ये एक रिवाज था कि ऊंचे पद वालों के लिए हमेशा लाइटर साथ रखा जाए। अब तक रिव ब्रैंडन के आगे झुकता आया था, लेकिन इस वक्त उसके पास एक ड्रैगन की नजरों में आने का शायद इकलौता मौका था, एक बड़ी मछली के बजाय। वह आगे बढ़ा ही था कि सिन ने हथेली उठाकर उसे रोक दिया। अगले ही पल, जैसे कोई जादू हो, सिगरेट अपने आप जल उठी। किंग ने एक गहरा कश लिया और फिर बोलना शुरू किया। तो अब मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग अब तक वो चीज क्यों नहीं ला पाए जो मैंने मांगी थी। क्या रिवॉर्ड काफी एंटाइसिंग नहीं था? सिन ने पूछा, दोनों घबराए हुए गैंग लीडर्स की तरफ देखते हुए। तुम सच में इन स्क्रैप्स से अपने लिए लड़ाई लड़वाना चाहते हो? खुद क्यों नहीं लड़ लेते? कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रे एलिफेंट्स को यह काम देकर मैंने गलती कर दी? क्योंकि मुझे गलत साबित होना बिल्कुल पसंद नहीं। न नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सही थे। ब्रैंडन ने जल्दी से कहा, थोड़ा हड़बड़ाते हुए।
ब्रैंडन को नर्वस देखकर उसके पास खड़े बाकी लीडर्स भी और ज्यादा नर्वस हो गए। हम जल्द ही उसे हासिल कर लेंगे और तुरंत डिलीवर कर देंगे। बस हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अंडरडॉग्स इतनी जल्दी इन्वॉल्व हो जाएंगे। मुझे इसमें कोई इश्यू नजर नहीं आता। अंडरडॉग्स भी तो तुम्हारी तरह टियर 3 गैंग ही है ना? सिन ने ठंडी आवाज में कहा। जब मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूं तो मुझे इतना वक्त लगने की उम्मीद नहीं होती। क्या मुझे किसी गैंग लीडर को यह समझाना पड़ेगा कि टाइम इज मनी? यहां आना भी आसान नहीं था, बिना बाकियों की नजर में आए। इसलिए जो चाहिए वो जल्दी से जल्दी लाओ। सिन आगे बढ़ा, कलर गैंग लीडर्स के पास से गुजरता हुआ। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे ब्रैंडन को देखा, फिर रेवन की तरफ, और आखिर में तीसरे लीडर की ओर। तो क्या तुम कह रहे हो कि अंडरडॉग्स तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं? सिन ने पूछा। हाँ, बिल्कुल। तीसरा लीडर हंस पड़ा। अगर कर्क न होता तो हम उन्हें कब का कुचल चुके होते। क्या आप चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट की वजह से हम में से ज्यादातर मर जाएं? फिर तो आपको खुद ही। वाक्य पूरा होने से पहले ही सिन ने उसे मुंह से पकड़ लिया, इतनी जोर से कि वह हिल भी नहीं सका। अगले ही पल उस लीडर ने सिन की बांह पकड़कर उसे नोचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको खुद ही मुझे मार देना चाहिए? ठीक है, तुम्हारी विश पूरी की जाती है। सिन बोला, उसकी आंखें जलते जुनून से चमक रही थीं। लेकिन यकीन मानो, ये मौत अंडरडॉग्स की किसी भी मौत से कहीं ज्यादा दर्दनाक होगी। ग्रे एलिफेंट लीडर की मफल चीखें सुनाई देने लगीं। उसके पैर तड़पने लगे, लेकिन कुछ ही पलों में उसके चेहरे की त्वचा पिघलती हुई दिखने लगी। उसकी स्किन पर बड़े बड़े बॉयल्स उभर आए, हर सेकंड फूटते हुए, जिनसे खून बह रहा था। ग्रे एलिफेंट्स और कलर गैंग्स दोनों ने पहले भी मौत देखी थी, लेकिन ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा लगभग पूरी तरह पिघल जाने के बाद भी वह जिंदा था। उसके पूरे शरीर पर बॉयल्स उभरते जा रहे थे, और उसके सिर से सचमुच भाप निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे माइक्रोवेव में डाल दिया हो। आखिर उसकी तड़प खत्म हो गई। किंग ने उसे जमीन पर फेंक दिया, एक रुमाल निकाला, अपना हाथ पोंछा और उसे भी लाश पर फेंक दिया। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि ये कर्क कौन है? सिन ने पूछा। सबकी नजरें जमीन पर पड़ी लाश पर थीं। वे उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे जो उसने झेला होगा। और सबसे बुरा यह था कि उनका एक लॉयल और अहम मेंबर उनकी आंखों के सामने मारा गया, और वे कुछ भी नहीं कर सके। किंग के सामने वे खुद को बेहद छोटे और बेबस महसूस कर रहे थे। वो अंडरडॉग्स के ऑल्टर्ड की बात कर रहा था, ब्रैंडन ने जवाब दिया। उसकी नजर अब भी उस बेजान शरीर पर थी। किसी तरह उन्होंने इतना पैसा जुटा लिया कि अपने एक आदमी को ऑल्टर्ड ट्रीटमेंट दिला सकें। वो काफी प्रोफिशिएंट है और कुछ वक्त पहले एक रुकी टूर्नामेंट भी जीत चुका है। वही ग्रुप का इकलौता असली हेडेक है। ये नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते, लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा जानें गंवानी पड़ेंगी। मुझे माफ कीजिए, लेकिन इस बार मैं योवान से सहमत हूं। मैं इस मिशन के लिए अपनी पूरी गैंग को जोखिम में नहीं डाल सकता, खासकर तब जब हमारे जीतने की कोई गारंटी नहीं है। बाकी मेंबर्स अब ब्रैंडन के लिए डर रहे थे। उन्हें लगा था कि ऐसा बोलने के बाद सिन उसे भी मार देगा, लेकिन साथ ही वे उसकी इज्जत भी कर रहे थे कि कम से कम उसने सच तो कहा। सिन के मुंह में लगी सिगरेट अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने उसे जमीन पर थूका और पैर से मसल दिया। फिर उसने फिर से अपने कोट की जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि वह एक और सिगरेट निकालेगा, लेकिन इसके बजाय किंग ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। ढक्कन खोलते ही उसने एक बड़ी सिरिंज निकाली, जिसमें गहरे रंग का लिक्विड भरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि वो लिक्विड हिल रहा था, जैसे जिंदा हो। उसे देखते ही ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो इस दुनिया का ही न हो। बस यही तुम्हारी इकलौती समस्या यह है कि तुम्हारे पास ऑल्टर्ड नहीं है? सिन ने कहा, होंठों पर खौफनाक मुस्कान के साथ। तो आज तुम्हारा लकी डे है, इससे तुम उनका मुकाबला कर सकोगे। अब बताओ, तुम में से कौन हमेशा से ऑल्टर्ड बनना चाहता था? सिन जो ऑफर कर रहा था, उसे सुनते ही वहां मौजूद सारे मेंबर्स आपस में एक्साइटेड होकर बातें करने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई किंग उन्हें इतनी कीमती चीज दे रहा है। लेकिन ब्रैंडन के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी उसकी गैंग के बाकी लोगों पर दिख रही थी। उसकी नजर उस अजीब सिरिंज पर टिकी थी, जिसके अंदर भरा लिक्विड खुद ब खुद हिल रहा था। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई सिर्फ एक इंजेक्शन से ऑल्टर्ड बन जाए। क्या ये किंग्स ने कोई नई टेक्निक डेवलप की है?
लगता है ये हमें लैब रैट्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। धन्यवाद। इस शानदार तोहफे के साथ हम जरूर आपको वो जवाब दिलाएंगे जो आप चाहते हैं। ब्रैंडन ने वादा किया और दोनों हाथों से बॉक्स पकड़कर उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद सिन वहां से चला गया। उसकी ये छोटी सी मौजूदगी हर एक इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए जलकर रह गई। अब सब यकीन से कह सकते थे कि किंग्स बेहद खतरनाक होते हैं और उनसे उलझना किसी के बस की बात नहीं। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? मीटिंग खत्म हुई, ब्रैंडन चिल्लाया। उसने बाकी मेंबर्स के जाने का इंतजार किया। कुछ लोग रात में वापस निकल गए, जबकि कुछ वेयरहाउस में ही रुके क्योंकि वही उनका ठिकाना था। लेकिन किसी ने भी ब्रैंडन जो आगे करने वाला था, उसमें दखल नहीं दिया। जहां तक दो कलर गैंग लीडर्स की बात थी, वे चुपचाप अपने अब अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें प्रमोशन की उम्मीद थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद उन्हें यही तसल्ली थी कि शायद डिमोशन से बच जाए। ब्रैंडन जमीन पर क्राउच होकर योवन की लाश को देखने लगा। उसने करीब से देखा, लेकिन देखने लायक कुछ बचा ही नहीं था। वो अब उस दोस्त जैसा नहीं लग रहा था जिसके साथ उसने ग्रे एलिफेंट्स की शुरुआत की थी। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बदला भी नहीं ले पाऊंगा। कम से कम इतना जरूर करूंगा कि तुम्हें एक सही बेरियल मिले, ब्रैंडन ने लाश से कहा। किसने सोचा था कि फीनिक्स गैंग का लीडर खुद एक टियर 3 टाउन तक आएगा, वो भी ऐसे काम के लिए? रेवन बड़बड़ाया। अब जब सिन जा चुका था, तो वह अपनी भड़ास निकाल सकता था। मतलब, अगर वो यहां तक आ ही गया था और अंडरडॉग्स के पास वही चीज है जो उसे चाहिए, तो वो खुद क्यों नहीं कर लेता? शायद दूसरे किंग्स की वजह से, ब्रैंडन ने जवाब दिया। तुमने सुना था ना, उसने कहा था कि वो बिना बाकियों को पता चले यहां आया है। जो भी वो कर रहा है, जो भी वो साफ तौर पर नहीं चाहता कि दूसरे किंग्स को इसकी भनक लगे। इसी वजह से वो हमारे पास आया। अगर ये खबर फैल गई कि कोई किंग एक टियर 3 टाउन में आया है, तो बाकी किंग्स जरूर जांच करने आ जाते और वो उसके लिए बुरी खबर होती। रेवन ने मुंह बना लिया क्योंकि वो जानता था कि ये सच है। मतलब हम बस उनके चेस गेम के मोहरे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और उस सिरिंज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कभी नहीं सुना कि ऑल्टर्ड डीएनए किसी को इंजेक्ट किया जाए। मैंने भी नहीं, ब्रैंडन ने बॉक्स की तरफ देखते हुए कंधे उचका दिए। लेकिन कौन जाने टियर 1 सीरीज में चीजें कितनी एडवांस हो चुकी हों। फिर भी मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। अगर इसके अंदर का सामान सच में हमें ऑल्टर्ड बना सकता है, तो हम इसे करोड़ों में बेच सकते हैं। जो उसने हमें देने का वादा किया था, उससे कहीं ज्यादा। उसे ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई नया प्रोटोटाइप है। और सच कहूं तो मैं किसी का गिनी पिग नहीं बनना चाहता। लेकिन एक ऑल्टर्ड हमारे लिए बहुत फायदे का होगा, रेवन बोला। और हम इसे किसी ऐसे को नहीं दे सकते जो गैंग के प्रति लॉयल न हो। इतना कहते हुए ब्रैंडन रेवन के पास गया और उसके हाथ में वो बॉक्स थमा दिया। अभी तुम इसे अपने पास रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे इस्तेमाल करो, लेकिन शायद तुम्हें कोई सही इंसान मिल जाए। हो सकता है तुम्हारा वो बेकार भाई ही एक अच्छा ऑप्शन हो। और तुम दोनों ने पीछे मुड़कर कहा, कलर गैंग्स ने आज काफी लोग खोए हैं। मुझे पता है तुम में से एक प्रमोशन चाहता था। और जैसा कि तुम देख सकते हो, एक बहुत ऊंची पोजीशन अभी अभी खाली हुई है। हमारे पास मेंबर्स की कमी है और मुझे यकीन है कि आज की इस पिटाई के बाद काफी लोग डर कर क्विट कर देंगे। कल एक अंडरग्राउंड फाइट होने वाली है। तुम दोनों वहां जाओ और नए रिक्रूट्स ढूंढो। रेवन भी तुम्हारे साथ जाएगा। धन्यवाद बॉस, दोनों ने एक साथ कहा और तुरंत उठकर वहां से निकल गए, इस दिन को जिंदगी भर याद रखने के लिए। अगली सुबह एक टीनेज लड़का आज अनयूजुअली जल्दी उठकर स्ट्रेच कर रहा था। सिस्टम मिलने के बाद से गैरी की रातें काफी रेस्टलेस हो गई थी, लेकिन अब फुल मून गुजर जाने के बाद उसे सोना थोड़ा आसान लग रहा था। भले ही कुछ ही घंटे पहले कितना कुछ हुआ हो, बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। लेकिन जब उसकी नजर पास के बेड पर सोती हुई अपनी बहन पर पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि अब सब कुछ सच में अलग होने वाला है। गैरी तुरंत बेड से उठा और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने का सोचने लगा। उसकी इंजरीज और इलाके में हुई गैंग वॉर की वजह से स्कूल भी जरूर उन्हें कुछ दिन की छुट्टी दे देगा। फ्रिज तो खाली है और बिल्स भी भरने हैं। लेकिन जब तक मम नहीं उठती, बस मैं और एमी ही हैं। अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा, गैरी ने सोचा, फ्रिज खोलते हुए, जिसमें सिर्फ 2 सूखे से ब्रेड के टुकड़े पड़े थे।
उनसे कुछ खास बनाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसने तय किया कि वो ब्रेड एमी के लिए छोड़ देगा ताकि वो जैम के साथ खा सके। गैरी बाहर जाकर कुछ ऐसा ढूंढ सकता था जिससे उसकी एनर्जी रिकवर हो सके। उसने जेब में हाथ डाला और एक वॉलेट निकाली जो उसकी नहीं थी। कैरो की प्लेस में जो कुछ हुआ था उसकी यादें फिर से ताजा हो गईं। उसने 20 का एक नोट निकाला, लेकिन उसका हाथ रुक गया। मरे हुए लोगों के पैसे इस्तेमाल करना उसे बहुत गलत लग रहा था, जैसे वो कोई अपराध कर रहा हो। हाँ, वे मरने के लायक थे, ये वो मान सकता था, लेकिन ये उसे गलत महसूस हो रहा था। मैं इतना बेवकूफ क्यों बन रहा हूं? अभी एमी सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके पास खाने तक को कुछ नहीं है। गैरी ने सोचा और नोट मेज पर रख दिया। वो एक नोट लिखने ही वाला था कि उसने बाथरूम से बाहर आती हुई अपनी नींद में डूबी बहन की आवाज सुनी। इतनी सुबह क्या कर रहे हो? एमी ने जम्हाई लेते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ ब्रेड और जैम ही बचा है। गैरी ने जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। डोंट वरी, मैंने कुछ पैसे छोड़ दिए हैं। खाना ऑर्डर कर लेना और मैं आज रात हमारे लिए खाना ले आऊंगा। हाँ, मैं काफी देर से लौटूंगा तो मेरा इंतजार मत करना। हूँ, तुम क्या करने जा रहे हो? एमी ने पूछा। अब वो थोड़ी और जाग चुकी थी। कल जो हुआ था वो अभी तक उसके दिमाग में ठीक से बैठा भी नहीं था, और आखिरी चीज जो वो चाहती थी वो था अकेले रह जाना। याद है मैंने जिस जॉब के बारे में बताया था? मम कुछ समय तक नहीं आएंगी, लेकिन फिक्र मत करो एमी, सब संभाल लूंगा। आज तुम बस आराम करो, ठीक है? इतना कहकर गैरी बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ सेकंड रुका क्योंकि उसे अंदर से एमी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे माफ करना एमी, मैं हम दोनों का ख्याल रखूंगा। आज मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा ताकि तुम्हें अकेला न छोड़ना पड़े। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस झूठ के लिए मुझे माफ कर दोगी। गैरी ने मन ही मन सोचा। आज बड़ा दिन था, इनू के साथ उसकी फाइट का दिन और हाउलर्स के डेब्यू का दिन। सुबह इतनी जल्दी जाग गया था, इसलिए गैरी को स्कूल पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। सबसे बुरे हालात में भी वो चार्जिंग हार्ट इस्तेमाल करके तेजी से पहुंच सकता था, लेकिन अपनी सुस्त चाल में भी वो आराम से समय से पहले वहां पहुंच जाता। रास्ते में चलते हुए हाई स्कूलर ने अपने स्टैट्स चेक किए। सबसे पहले उसकी नजर इस बात पर गई कि जैसे उसके सिस्टम ने वादा किया था, उसे हर बॉन्ड मार्क पर 10 एक्सपी मिले थे, कुल मिलाकर 30 एक्सपी। जब उसने खाई से हाथ मिलाया था, सिस्टम ने उससे पूछा था कि क्या वो अपने अपर क्लासमैन को मार्क करना चाहता है। लेकिन उन दोनों के बीच जो प्रॉमिस बनी थी वो कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। गैरी को ऐसा कुछ ज्यादा पसंद आता जिसके बारे में उसे बार बार सोचने की जरूरत न पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां के साथ किया गया वादा। हालांकि गैरी को लगा था कि वो खाई के करीब आ गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस सीनियर स्टूडेंट के इर्द गिर्द अब भी बहुत रहस्य था। फिर भी गैरी उसे सच में अपना दोस्त मानता था। बस उसे खाई के एंड गोल पर पूरा भरोसा नहीं था। और ऊपर से अगर कभी काई ने वो प्रॉमिस तोड़ दी तो वो उसके हंटिंग टारगेट्स में से एक बन जाता। इसीलिए उसने मार्क न करने का फैसला किया। इसके और भी कारण थे। गैरी की मार्क स्किल में सिर्फ 5 स्लॉट्स थे और उनमें से 4 पहले ही भर चुके थे। अगर वो खाई के साथ बॉन्ड बनाता तो उसके पास 0 बचता। हर दिन मिलने वाले 10 फ्री एक्सपी सुनने में अच्छे लगते थे, लेकिन हाल ही में उसने किसी टारगेट को हंट करने का फायदा अच्छे से महसूस किया था। जिस किसी ने भी उसकी मां के साथ ऐसा किया था, गैरी ने ठान लिया था वो उसे ढूंढ कर रहेगा। दुर्भाग्य से अभी उसे वही एक छोटा सा एक्सपी बूस्ट मिस कर रहा था। एक्सपी 757 765 लेवल अप के लिए उसे अपनी दोनों डेली क्वेस्ट्स पूरी करनी ही पड़ती। ये बात उसे अंदर से कचोट रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब कोई फोन पर अनरेड नोटिफिकेशन छोड़ देता है। वो छोटी सी रेड डॉट ये दिखाने के लिए कि मैसेज पढ़ लिया गया है, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ऐसे लोग पागल होते हैं, मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। काश मुझे बस थोड़े से एक्सपी और मिल जाते। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तुम पुलिस वाले पूरी तरह बेकार हो। गैरी ने एक गुस्सैल आदमी को 2 पुलिस वालों पर चिल्लाते सुना। हमेशा की तरह उसने हुडी पहनी हुई थी और आज वो पहले से भी ज्यादा कसकर खींची हुई थी। कल की लड़ाई के बाद उसे डर था कि कहीं अंडरडॉग्स ने अपने लोग इलाके में पेट्रोल के लिए न छोड़ दिए हों। लेकिन लगता था कि आज वहां पुलिस ज्यादा थी। सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरी भीड़ पुलिस पर बरस रही थी।
सब अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहते थे। कुछ लोग डरे हुए थे और कुछ लोग कल की अफरा तफरी में घायल भी हुए थे। सिर्फ उसकी मां ही नहीं। इन लोगों को हुआ क्या है? मुझे लगा था ये इलाका ठीक है, क्योंकि यहां अंडरडॉग्स का प्रोटेक्शन माना जाता था। कल वो कर क्या रहे थे? चल यार, यहां से निकलते हैं। नीचे पुलिस है। अगर उन्होंने तुझे उन कलर्स में देख लिया तो सीधे गिरफ्तार कर लेंगे। और कल के बाद तो सड़क पर भी हमला हो सकता है। आवाज बस एक गुस्से भरी फुसफुसाहट थी, लेकिन गैरी के तेज कानों ने उसे पकड़ लिया। वो आवाज की तरफ बढ़ा, सोचते हुए कि पुलिस से डरने वाला कौन हो सकता है। उसके दिमाग में कुछ ही नाम आए, और अंडरडॉग्स उनमें से नहीं थे। तेजी से एक एलीवे के अंदर मुड़ते हुए उसने दो टीन्स को अपने कपड़े उतारते देखा। उनमें से एक आधा जंपर निकाल चुका था। उसका रंग ग्रे था और उस पर खून के धब्बे भी थे। अरे, किसी ने हमें देख लिया। अब क्या करें? जो बदल रहा था उसने घबराकर कहा। बस कोई हाई स्कूल का ब्रैट है। चल भागते हैं। दूसरे ने जवाब दिया। खून देखते ही कल की एक बात गैरी के दिमाग में क्लिक कर गई। रुको, गैरी चिल्लाया। लेकिन वो दोनों भाग खड़े हुए। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हुडी पहने उस लड़के ने किसी तरह दीवार को अकड़ रखा था, और अगले ही पल वो हवा में छलांग लगाते हुए आया। उसने दोनों को उनके सिर के पीछे से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। उनके माथे कंक्रीट से टकराए, त्वचा छिल गई और खून निकल आया। मैंने कहा था रुको, गैरी चिल्लाया। कल इस जगह पर हमला क्यों किया था तुम लोगों ने? दोनों अभी तक सदमे में थे। जवाब दो। गैरी ने उनमें से एक का सिर और जोर से जमीन पर मारा। रुको, उसे मार दोगे? तुम पागल हो क्या? ग्रे कलर गैंग का लड़का चिल्लाया। तो किसी को चोट पहुंचाना ठीक है, जब तक वो तुम्हारा जान पहचान वाला न हो। यही कहना चाहते हो? गैरी ने फिर चिल्लाते हुए उसी लड़के का सिर जमीन पर दे मारा। मैं सब बता दूंगा, बस प्लीज रुक जाओ। हमारे गैंग लीडर बफिन और रेड कलर गैंग के रिव ने मिलकर हमला प्लान किया था। हमें बस ऑर्डर्स मिले थे, हमने वही किया। बस इतना ही। हमें और कुछ नहीं पता। लड़का सच बोल रहा था, लेकिन गैरी के पास आखिरी सवाल था। उसकी शर्ट पर जो खून है वो किसका है? गैरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मुझसे झूठ मत बोलना। इस वक्त वो टीन अपनी जान के लिए डरा हुआ था। उसका दोस्त बेहोश पड़ा था, चेहरे से खून टपक रहा था। एक गलत शब्द और सजा तय थी। झूठ गढ़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो एक शॉपकीपर का था। गैरी ने पल भर के लिए नीचे देखा। तुम लोग सिर्फ एक्सपी के लायक हो, उसने बुदबुदाकर कहा। लेवल 7 HP 100, एनर्जी 120, XP 32, स्टैट्स स्ट्रेंथ 8, डेक्सटेरिटी 6, एंड्योरेंस 14। दोनों लड़कों को बेहोश करने के बाद गैरी का मूड काफी बेहतर हो गया था। न सिर्फ उसने एक अच्छा काम किया था, बल्कि उसे लेवल अप का इनाम भी मिला था। हालांकि इस बार भी उसे सिर्फ एक स्टैट पॉइंट ही मिला था, कोई नई स्किल नहीं। फिर भी ये उसे लेवल 10 के और करीब ले गया था। ऊपर से उस छोटे से इंसिडेंट के बाद उसके स्टैट्स काफी बढ़ चुके थे। जब तक बिली ने और विक्टिम्स नहीं मारे, जिनके बारे में मीडिया ने कुछ रिपोर्ट न किया हो, तब तक ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच का गैप काफी हद तक कम हो चुका है। बिली कुछ समय से शांत है। कौन जाने, कहीं वो भी उसी गैंग वॉर के दौरान वही सब कर रहा हो जो मैं कर रहा था। मुझे अब भी नहीं पता कि उसके पास भी मेरी तरह कोई सिस्टम है या नहीं, लेकिन कम से कम मेरे पास दो अनअसाइंड स्टैट पॉइंट्स तो हैं। अभी के लिए मैं उन्हें सेव करके रखूंगा। गैरी ने सोचा। कोबी कैरोकी क्लब में बॉडीज कंज्यूम करने के बाद गैरी को यह नहीं पता था कि जो एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स उसे मिले थे वो उतने ही रैंडम थे जितने उसके हंटिंग टारगेट्स को मारने पर मिलते थे, या फिर वो किसी चीज पर डिपेंड करते थे, जैसे ब्लड टाइप या शायद उसकी अपनी कंडीशन पर। दुर्भाग्य से उसके ज्यादातर गेन्स एंड्योरेंस में गए थे, जो बिली के सामने ज्यादा काम के नहीं थे। कम से कम गैरी को याद था कि बिली उससे तेज और ताकतवर था। एंड्योरेंस लड़ाई में मेरी कैसे मदद करेगा? मान ले, बेवकूफ सिस्टम, तू बस ये देखना चाहता है कि मैं ज्यादा देर तक पिटता रहूं, है ना? अफसोस, सिस्टम को समझने का एकमात्र तरीका और बॉडीज खाना था, और गैरी का निकट भविष्य में ऐसा कोई इरादा नहीं था। कुछ सेकंड पहले ही उसका दिमाग उस तरफ गया था, लेकिन वो एक अंधेरा रास्ता था जिस पर वो नहीं जाना चाहता था। हाँ, एक इंसान ऐसा था जिसके बारे में वो शायद सोच सकता था, लेकिन किसी वजह से उसका मार्क दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब वो इस वक्त उससे काफी दूर था। आखिरकार गैरी स्कूल पहुंच गया
और सब कुछ उसे अजीब लग रहा था। इन्नू और टॉम अपनी डेस्क्स पर बैठे आराम से बात कर रहे थे। जो कुछ भी बस कुछ घंटे पहले गैरी के साथ हुआ था, वो उसकी जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला था। लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये बस एक और नॉर्मल वीकडे था। सब ठीक है ब्रो? तू कुछ ज्यादा ही मरा मरा सा लग रहा है, इन्नू ने चिंता में पूछा। कल की तुलना में वो काफी शांत था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने अच्छी नींद ली थी, जो उसके गैंग लीडर के बारे में नहीं कहा जा सकता था। तुझे पता है ना, खाई ने तुझसे आज अच्छे से सोने को कहा था। इनू के बोलने के तरीके से साफ था कि खाई ने उसकी सिचुएशन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। गैरी इसके लिए शुक्रगुजार था। आखिरकार ये उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये उसे खुद ही सॉल्व करनी थी। तुम लोग आज कहीं जा रहे हो क्या? टॉम ने पूछा। पहले शायद वो इस बात को इग्नोर कर देता, लेकिन अब ये उसे थोड़ा परेशान करने लगा था। परसों से ही साफ हो गया था कि गैरी का काई के ग्रुप से कोई कनेक्शन है, फिर भी उसका बेस्ट फ्रेंड इसे मानने को तैयार नहीं था। चैवली की खबरें सुनने के बाद टॉम के मन में यह ख्याल भी आया था कि कहीं गैरी ही तो इन्वॉल्व नहीं था। इससे उसकी थकान एक्सप्लेन हो जाती। मैं लेकिन उसे यह भी नहीं लगता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड इतना बेवकूफ होगा कि खुद को उसमें घसीटे। उनके पास अभी 4 वीक्स थे ताकि 2 दिन पहले वाली घटना दोबारा न हो। गैरी ने टॉम की नजरें महसूस की और वो किसी तरह एक बिलीवेबल बहाना सोचने लगा। मगर इस बार वो क्या कहे? गैम्बलिंग। गैरी ने धीमी आवाज में कहा, यह पक्का करते हुए कि कोई और उनकी ट्रियो पर ध्यान न दे। तुझे पता है, घर में पैसों की हालत तंग है। खाई ने ही मुझे मेरी पिछली जॉब रेकमेंड की थी, लेकिन पैसों की जरूरत अभी भी है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई रास्ता है। वही वजह थी कि रग्बी मैच के बाद वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। ज्यादातर पैसा इसी से कमाता है। आज रात वो हमारा इन पर्सन होगा। सॉरी टॉम, मुझे पता है तू साथ आना चाहेगा, लेकिन अभी साफ कह रहा हूं, तू नहीं आ सकता। मुझसे अलग, तेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, तेरे ग्रेड्स अच्छे हैं। मैं नहीं चाहता कि तू अपना फ्यूचर रिस्क करे। अगर स्कूल से किसी ने तुझे वहां देख लिया, तो तू सीरियस ट्रबल में फंस जाएगा। और मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहा। जरा सोच, अगर तेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि उनका प्यारा बेटा कुछ इतना इलीगल कर रहा है, तो क्या होगा? तूने मुझे स्लिपर्स वाली बात बताई है, लेकिन यकीन मान, ये उससे 100 गुना बुरा होगा। टॉम कुछ जवाब देता, उससे पहले ही गैरी ने अपना सिर डेस्क पर रख दिया। यह साफ इशारा था कि वो अब किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी बहन को ऑलमोस्ट खो ही चुका हूं, और अब मैं अपनी मां से बात तक नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो, टॉम, मैं तुझे इस गंदगी में और नहीं घसीटूंगा। बाकी का स्कूल दिन हमेशा की तरह बोरिंग था। गैरी ने लगभग सबको इग्नोर किया, बस किसी तरह दिन काटना चाहता था। लंच में भी वो दूसरों से दूर रहा, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो स्कूल की छत पर चढ़ गया था, जहां सीगल्स ने घोंसले बना रखे थे। वहां से वो बिना किसी की नजर में आए उन्हें पकड़ सकता था। ये सब एनर्जी के लिए था, और साथ ही वो ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने और हंटिंग में भी तेज होता जा रहा था। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि वो किसी वाइल्ड बीस्ट जैसा बनता जा रहा है। बिना किसी खास घटना के रग्बी प्रैक्टिस खत्म हुई और आखिरकार वो समय आ गया। गैरी स्कूल के गेट से बाहर निकला और जिम की तरफ बढ़ गया। दूसरों से मिलने में अभी वक्त था। वर्कआउट के बाद उसने कपड़े बदले, वो ब्लैक और गोल्ड ट्रिम वाला आउटफिट पहना जो काई ने उसे दिया था। फिर दौड़ते हुए वो उस पार्क पहुंचा जहां वो आमतौर पर इनू के साथ प्रैक्टिस करता था। वहां खाई, मरी और इनू पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। सब एक ही कलर स्कीम में थे, बस मरी ने स्कर्ट पहन रखी थी। कपड़े सच में इंसान को बदल देते हैं। अब हम सच में एक प्रॉपर गैंग जैसे लग रहे हैं। खाई ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा और अपनी जैकेट ठीक की। क्या सच में ऐसे बाहर निकलना ठीक है? गैंग्स हमें देखते ही लड़ाई नहीं शुरू कर देंगे? गैरी ने पूछा। मुझे सच में मरी से तुझे प्रॉपर गैंग लीडर बनने की क्रैश कोर्स दिलवानी पड़ेगी। खाई ने आह भरते हुए अपने बाल बिखेर दिए। अभी कोई नहीं जानता कि द हाउलर्स कौन है। अगर कोई हमें मैचिंग कपड़ों में देखेगा तो यही सोचेगा कि हम किसी वॉलीबॉल टीम के हैं या कुछ और। वैसे भी इस बार जगह थोड़ी दूर है, तो उसने सड़क की तरफ इशारा किया जहां एक कार खड़ी थी। खिड़की आधी खुली थी और अंदर वही वुमन बैठी थी जिससे गैरी कल मिला था। वो आराम से सिगरेट पी रही थी। वही हमें वहां ले जाएगी। पीछे थोड़ा स्क्वीज होगा, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, खाई ने कहा।
सब कार में बैठ गए। गैरी को अच्छा लगा कि इनू को भी नहीं पता था कि ये वुमन कौन है। लेकिन उसने एक अजीब बात नोटिस की। पीछे सारी सीट्स पर लड़के बैठे थे और मरी आगे। शायद किसी लड़की को दो लड़कों के बीच बैठाना रूड लगता है। काई काफी जेंटलमैन है, या फिर बस लेडीज मैन। गैरी ने सोचा। कार चल पड़ी और थोड़ी देर बाद उस वुमन ने ऑकवर्ड माहौल हल्ला करने के लिए बात छेड़ी। अच्छा लगा देखकर कि तुमने इतने दोस्त बना लिए हैं। तो स्कूल कैसा रहा? पंपकिन? ये साफ था कि ये निकनेम कार में बैठे किसी एक के लिए था, लेकिन गैरी को पंपकिन खाई के लिए कुछ ज्यादा ही क्यूट लगा। वही रोज का बोरिंग और बेकार। रेडियो चला दो और चुपचाप ड्राइव करो नाम, मेरी ने कहा। साफ तौर पर बात करने के मूड में नहीं थी। मदर? इनू सदमे में चिल्लाया, और यही रिएक्शन गैरी का भी था, बस उसने खुद को रोक लिया। उसके दिमाग में एक साथ ढेरों ख्याल घूमने लगे। वो सोच रहा था कि खाई और इस वुमन के बीच आखिर रिश्ता क्या था, जो दोनों इतनी देर रात हॉस्पिटल में साथ दिखे थे। अगर वो खाई की मां निकलती तो उसे इतना अचर्ज नहीं होता। लेकिन मरी की मां? हाँ, रिजेम्बलेंस तो था, लेकिन वो इस सब में कहां फिट होती थी? क्या वो किसी गैंग का हिस्सा थी? अंडरडॉग्स की? उसे साफ पता था कि वो उन्हें कहां ले जा रही है। गैरी के अंदर हल्की पैनिक उठने लगी। उसे शक होने लगा कि कहीं ये सब एक बहुत बड़ा ट्रैप तो नहीं। अचानक गैरी की नजर कार के दरवाजों पर गई। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है, कार कितनी तेज चल रही है, और अगर उसे चलते वाहन से कूदना पड़ा तो क्या वो जिंदा बच पाएगा। शायद एंड्योरेंस बढ़ने का कोई काम तो है। चार्जिंग हार्ट से अगर मैं इसे डबल कर लूं तो ज्यादा दर्द नहीं होगा, है ना? मैं इन्हें मुझे अंडरडॉग गैंग तक ले जाने नहीं दे सकता। पैकेज के बिना डेमियन मुझे कीमा बना देगा। ये सिस्टम मुझे एक एवरेज इंसान से ज्यादा ताकतवर तो बनाता है, लेकिन कर्क एक ऑल्टर्ड है। उसी पल काय ने नोटिस किया कि गैरी कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। उसने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। क्या हुआ है? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? काय ने कहा। अगर तुम उन दोनों की वजह से परेशान हो तो जरूरत नहीं है। उसकी मां ज्यादा देर हमारे साथ नहीं रहेगी। असल में वो आगे चलकर हमारे प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। अभी के लिए उसे बस एक स्पॉन्सर समझो। और अगर तुम्हें घबराहट हो रही है तो थोड़ा सो लो। जो कुछ हुआ है उसके बाद नींद पूरी न होना समझ में आता है, लेकिन हमें तुम्हें आज बेस्ट शेप में चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यही हमारी गैंग की सही शुरुआत होगी। खाई ने यह कहते हुए थोड़ा झुककर धीरे से जोड़ा। मैंने बैटिंग के लिए कुछ पैसे उधार लिए हैं, तुम्हारे ऊपर लगाए हैं। अगर तुम जीत गए तो अगले कुछ महीनों तक तुम्हें अपनी मां के हॉस्पिटल बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खाई की बात सुनकर गैरी को लगा कि शायद वो बेवजह पैनिक कर रहा था, लेकिन फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में अटका रहा। आखिर खाई, जो उससे बस 1 साल बड़ा था, मरी और उसकी मां को इतना अच्छे से कैसे जानता था कि वो उसकी मदद करने को तैयार थी? सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और बिना हेलमेट के तेजी से सड़क पर मोटर बाइक दौड़ाते हुए एक हाई स्कूल स्टूडेंट आगे बढ़ रहा था। उसके बालों में इतना जेल लगा था कि तेज हवा के बावजूद भी वो लगभग अपनी जगह पर ही टिके हुए थे। ये जगह काफी दूर है और मुझे नहीं पता कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं वहां पहुंचने की, लेकिन वो लड़का किसी वजह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऑस्टिन ने सोचा और बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। बेशक ऑस्टिन इलीगल तरीके से राइड कर रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जिस जगह वो जा रहा था वहां कोई उससे लाइसेंस पूछने वाला नहीं था। फोन पर लोकेशन फॉलो करते हुए आखिरकार वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। वो जगह जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पार्क लग रही थी। एंट्रेंस पर एक बड़ा सा साइन लगा था और अंदर खुले ग्रासी मैदान दिख रहे थे। साफ था कि आमतौर पर लोग यहाँ कैंपिंग करने आते होंगे। ऑस्टिन सोच रहा था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी एक और कार वहां पहुंची और पार्क के अंदर घुस गई। ऑस्टिन के पास और कुछ करने को नहीं था, तो वो भी बाइक से उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि कार सीधे ग्रास पर चढ़ गई थी और मैदान के बीचों बीच कुछ टेम्पररी सेटअप किया गया था। वो किसी मेकशिफ्ट बॉक्सिंग रिंग जैसा लग रहा था, जो कि हे बेल्स से बना हुआ था। आसपास कई कार्स खड़ी थी और सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। आगे भीड़ ज्यादा थी तो ऑस्टिन ने अपनी बाइक थोड़ी दूर ग्रास से हटकर पार्क कर दी। इतनी बढ़िया घास है और लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं, उसने सोचा। लेकिन उसी जगह एक और कार भी रुकी। जब ऑस्टिन ने देखा कि उसमें से कौन उतरा तो वो हैरान रह गया। दो लोग, एक रेड रंग के कपड़ों में, दूसरा ग्रे में।
कलर गैंग लीडर्स? अगर ये हाँ है, तो क्या ये वही अंडरग्राउंड फाइट है? ऑस्टिन ने समझ लिया। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि दोनों फिगर्स आपस में बहस करते नजर आए। वैसे ही दो कलर गैंग लीडर्स को एक साथ देखना अजीब था, लेकिन ऑस्टिन को थोड़ी बहुत अंदर की खबरें थीं। उसने जो अफवाहें सुनी थीं, लगता था वो सच थीं। बहस में इतने मशगूल थे कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि वो सीधे ऑस्टिन से टकराने वाले हैं। दोनों चलते हुए उससे आ भिड़े, लेकिन ऑस्टिन अपनी जगह पर अड़िग रहा और उसने उन्हें वहीं रोक दिया। ये क्या है? रिव ने शिकायत की, सामने खड़े मस्कुलर स्टूडेंट को देखते हुए। ऐसे खड़ा क्या कर रहा है? रास्ते से हट! रेड कलर गैंग लीडर सिर्फ बोलकर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मुक्का चला दिया, लेकिन ऑस्टिन ने आसानी से सिर हटा लिया। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा कलर गैंग लीडर भी अटैक करेगा। उसका हाथ ऑस्टिन तक पहुंचता, उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। तुम दोनों क्या समझते हो खुद को? रेवन ने सख्त आवाज में पूछा। तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता क्या? हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं और मुझे तुम दोनों की बेबी सिटिंग करने का कोई शौक नहीं है। रिव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रेवन की पकड़ देखकर रुक गया। रेवन ने दोनों हाथों से फिस्ट्स पकड़ रखी थी, एक बफिन का और दूसरा वो जो ग्रे कलर गैंग लीडर की रिब्स में लगने वाला था। वो स्ट्रेंजर भी कलर गैंग लीडर जितना ही तेज लग रहा था। इन दोनों इडियट्स की तरफ से माफी। चलो आज की फाइट एंजॉय करते हैं। रेवन ने ऑस्टिन का हाथ छोड़ दिया। ऑस्टिन ने भी खुद को पीछे खींच लिया। असल वजह यह थी कि उसे नहीं लगता था कि वो अकेले तीन लोगों से निपट पाएगा, वो भी ऐसी जगह जहां वो किसी को नहीं जानता। ऊपर से तीनों में जो सबसे बड़ा था, उसने उसका पंच पकड़ लिया था। ऑस्टिन को अपनी स्ट्रेंथ पर काफी भरोसा था, इसलिए यह बात उसे सच में चौंकाने वाली लगी। यहां ज्यादातर लोग ड्रॉप आउट्स लग रहे हैं और एडल्ट्स भी ज्यादा नहीं है। अगर दो कलर गैंग लीडर्स इसकी बात मान रहे हैं, तो ये आदमी जरूर कोई बड़ा नाम है, ऑस्टिन ने सोचा। उधर रेवन भी इम्प्रेस था। ये लड़का किसी गैंग से जुड़ा नहीं लगता, तेज भी है और पंच में दम भी है। काश ये दोनों बेवकूफ उस पर छपटे न होते। खैर, बाद में ऑफर देने में हर्ज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मना कर देगा। अब सवाल यह है कि उस सीरम को किस पर टेस्ट करूं। हॉक भले ही बेकार हो, लेकिन फिर भी मेरा भाई है। वो कमीना है कहां? मैं अपने गैंग मेंबर्स को गिनी पिग नहीं बनाना चाहता, तो बेहतर होगा कोई प्रॉमिसिंग आउटसाइडर मिल जाए। क्या इन दोनों इडियट्स में से किसी को दे दूं? नहीं, ये पहले वाली कॉन्वर्सेशन में मौजूद थे। कोई स्ट्रांग लेकिन थोड़ा गलेबल इंसान नहीं है क्या? रेवन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन ऑस्टिन के अलावा कोई खास नजर में नहीं आया। अगर मुझे पूरा यकीन होता कि इन सिरिंजेस के अंदर जो भी है वो बिना साइड इफेक्ट्स के काम करता है, तो मैं खुद ही इस्तेमाल कर लेता। हम शायद ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले टेस्ट करना जरूरी है। इससे काफी हलचल मच सकती है। अगर ये सच में किसी को भी ऑल्टर्ड बना सकता है, तो शायद मैं आखिरकार उस बैस्टर्ड से बदला ले सकूं जिसने योवन के साथ वो किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम की पहली फाइट जल्द ही शुरू होने वाली है। होस्ट ने जोर से ऐलान किया। दो बड़े बड़े स्पीकर से उसकी आवाज गूंज उठी ताकि हर कोई साफ सुन सके। मेरी दाईं तरफ जो बोर्ड है, उस पर आज की सारी फाइट्स और बैटिंग ऑड्स लिखे हुए हैं। पहली फाइट के लिए बेट्स लगाने के लिए आपके पास अभी कुछ ही मिनट बचे हैं। हम सिर्फ कैश और डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। भीड़ तुरंत गैंग के नामों की तरफ ध्यान से देखने लगी और आपस में बातें करने लगी। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किसी ने इनमें से किसी गैंग को पहले लड़ते देखा है या उनके बारे में कुछ सुना है। जितनी ज्यादा जानकारी मिलती, उतना ही सही बेट लगाने का मौका बढ़ जाता। फिर भी ऐसे इवेंट्स में यही सबसे मुश्किल बात होती थी। ज्यादातर लोकल गैंग्स या छोटे मोटे गैंग्स ही यहां हिस्सा लेते थे। ऑस्टिन को इन इवेंट्स के काम करने के तरीके के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। हालांकि वो खुद कभी ऐसे किसी इवेंट में आया नहीं था। उसे सच में सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, सबसे ताकतवर फाइटर बनना। वो अपने स्कूल में पहले ही टॉप डॉग बन चुका था और अब आसपास के इलाकों के लोगों को चैलेंज करने का सोच रहा था। फिलहाल वो किसी रियल गैंग में शामिल नहीं होना चाहता था। इस मामले में वो खुद को एक क्रॉस रोड्स पर महसूस कर रहा था। बोर्ड की तरफ देखते हुए वो किसी जाने पहचाने नाम को ढूंढ रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वहां सिर्फ ग्रुप के नाम लिखे थे, किसी इंडिविजुअल फाइटर के नहीं। उसने उनमें से किसी का नाम नहीं सुना था।
जिससे उसे लगा कि या तो ये छोटे गैंग्स हैं या फिर ऐसे लोग जो अभी-अभी अपनी गैंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी एक नाम ऐसा था जिसे वो पहचानता था, ईटन हाई। क्या कोई इतना पागल हो सकता है कि ऐसे इवेंट में अपने स्कूल का नाम इस्तेमाल करे? ऑस्टिन ने मन ही मन सोचा। हालांकि अगर ये सच में उसी स्कूल से हैं, तो ज्यादा हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। उनकी रेपुटेशन मेरे स्कूल से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे लड़कों का भी उनसे सामना हो चुका है और मुझे याद है वो कह रहे थे कि वो लोग काफी टफ बैस्टर्ड्स हैं। सोचने वाली बात है, शायद मुझे भी इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्कूल की रेपुटेशन फैलाने का अच्छा तरीका हो सकता है। ऊपर पहुंचने का एक शॉर्टकट और फिर तो लगता है मेरी सेल्समैन पिच काम कर गई और आखिरकार तुम यहां आ ही गए। पीछे से आई चिढ़ाने वाली आवाज सुनते ही ऑस्टिन ने दांत भींच लिए। उसने ये आवाज पहले सिर्फ एक बार सुनी थी, लेकिन वो इतनी मेमोरेबल थी कि वो तुरंत पहचान गया। वो पलटा और सामने खाई खड़ा था, अपने वही ट्रेडमार्क ग्रिन के साथ। इस बार उसके साथ एक काले बालों वाली लड़की भी थी, जिसे ऑस्टिन नहीं जानता था। उनके मैचिंग आउटफिट्स देखकर साफ था कि वो साथ में आए थे। ये लड़की यहाँ थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लगती है, लेकिन ये लड़का। ऑस्टिन ने खाई को देखते हुए सोचा, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि ये हमारे जैसा है या बस कोई बोर्ड रिच किड। मतलब ये लड़ भी सकता है क्या? ऑस्टिन के लिए खाई को समझना मुश्किल था। वो किसी आम डिलिंक्वेंट जैसा नहीं लगता था, ऐसा इंसान जिसकी फ्यूचर किसी गैंग से बाधी हुई हो। फिर भी उसके आसपास एक खतरनाक सा ओरा जरूर था। अगर कोई उस पर हमला कर देता तो क्या होता? तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? ऑस्टिन ने सीधा सवाल किया। मुझे समझ नहीं आता कि इस पूरे इवेंट में ऐसा क्या है जो मुझे बेटर फ्यूचर देगा, जब तक कि तुम मुझे या तो बैटिंग करने नहीं लाए हो या फिर फाइटर बनाने के लिए। लेकिन एक बात साफ समझ लो, मैं कभी किसी ऐसे इंसान की बात नहीं मानूंगा जिसे मैं फाइट में हरा सकता हूं। अगर तुम सही फाइटर पर बेट लगाओ तो आज अच्छा खासा सा पैसा कमा सकते हो और उससे तुम्हारा फ्यूचर बेहतर हो सकता है, खाई ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बुलाया। अगर तुम्हें याद हो, तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। वो ग्रीन हेयर्ड लड़का जिसने तुम्हारी आर्स बचाई थी, वो भी यहाँ है। इस वक्त वो अपने बेट्स लगा रहा है। लेकिन तुम उसे जल्दी ही देख लोगे। उसके बाद हम तुम्हारे बेटर फ्यूचर के बारे में आराम से बात कर सकते हैं। बस यही? ऑस्टिन ने ताना मारा। मतलब तुम मुझे एक मैच दिखाने के लिए यहां बुलाए हो? मुझे ये काफी बेवकूफी लगती है। वो खाई से दूर जाने ही वाला था। इतनी दूर तक ड्राइव करके आया था तो कम से कम फाइट तो देखेगा ही। लेकिन ब्लीच ब्लॉन्ड लड़के से बात करना उसे चिढ़ा रहा था। फिर भी ऑस्टिन इतना समझदार था कि ऐसे इवेंट में लड़ाई शुरू नहीं की जाए। लेकिन तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, है ना? खाई ने पीछे से आवाज लगाई। वरना तुम यहां आते ही क्यों? फाइट के बाद बात करेंगे। और अगर कुछ कैश कमाना चाहते हो तो द हाउलर्स पर बेट लगाओ। ऑस्टिन ने उसकी बात को अनसुना किया और आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वो भीड़ के सामने वाले हिस्से तक नहीं पहुंच गया जहां से फाइट साफ दिखने वाली थी। मेरे पास एक प्लान था, आसपास के सारे स्कूल्स पर कब्जा करने का, ऑस्टिन ने सोचा, और उसके बाद आगे बढ़ने का। लेकिन किसी वजह से उस दिन उसकी कही बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। उसके बाद मैं क्या करने वाला था? यही असली वजह थी कि ऑस्टिन काय से इतना अनॉयड था, क्योंकि दिल के किसी कोने में उसे पता था कि काय सही था। ऑस्टिन के पास उसके आगे का कोई प्लान नहीं था। वो जानता था कि मान लो अगर वो सारे स्कूल्स पर भी कब्जा कर ले, तो ग्रेजुएशन के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर भी वो किसी गैंग में शामिल होना भी नहीं चाहता था। वो सोच ही रहा था कि खाई की सलाह मानकर कुछ पैसे बेट में लगाए या नहीं। तभी एक रिंगिंग साउंड सुनाई दी। पहली बाउट के लिए बेटिंग पीरियड ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, अनाउंसर ने ऐलान किया। वो एक गंजा आदमी था, सनग्लासेस और स्लीवलेस शर्ट पहने हुए। इतनी रात और ठंडे मौसम में भी वो ऐसे खड़ा था, मानो उसे ठंड लगती ही न हो। चिंता मत कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली फाइट के बाद अगली फाइट्स के लिए बैटिंग फिर से खुलेगी, उसने आगे कहा। लेकिन अब और वक्त बर्बाद नहीं करते और आपको वही देते हैं जिसके लिए आप सब यहां आए हैं। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी और भीड़ जोश में आकर चीयर्स करने लगी। कुछ लोग शराब के जाम उठा रहे थे, या तो अपने साथ लाए हुए या यहीं से खरीदे हुए, जबकि कुछ और लोग इससे भी ज्यादा खतरनाक नशे कर रहे थे, जबकि उनमें से ज्यादातर साफ तौर पर नाबालिग थे।
लेकिन यह सब इतना गैरकानूनी था कि किसी को परवाह ही नहीं थी। बेचने वाले बस मुनाफे से खुश थे। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल गंभीर दिख रहे थे और किसी भी तरह के नशे से दूर थे। ये बड़े गैंग्स के भेजे हुए स्काउट्स थे, ऐसे लोग जो नए होनहार लड़ाकों की तलाश में आए थे। आज का इवेंट थोड़ा खास है क्योंकि आज हम कई टैग टीम मैचेस देखने वाले हैं। सबसे पहले पेश है टीम ईटन हाई, एक ऐसा स्कूल जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई लीडर नहीं है। हालात इतने खराब कि शायद टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स से हाथ खड़े कर चुके हैं। लेकिन ये सब तब तक था जब तक ये दो वहां नहीं आए और सब कुछ बदल नहीं दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विशियस ट्विंस का। अनाउंसर को अच्छी तरह पता था कि भीड़ को कैसे उकसाना है। लोग तुरंत रास्ता बनाने लगे और दोनों लड़ाके दौड़ते हुए आए। उन्होंने हे बेल्स के ऊपर से पलटी मारते हुए स्टेज में एंट्री ली। दोनों ने डार्क रेड कपड़े पहन रखे थे, बात पर स्ट्रैप्स बंधे थे और उनके कपड़ों पर दो सांपों की तस्वीरें बनी थीं। एक के बाल छोटे लाल थे, दूसरे के लंबे लाल। अरे, ये तो वही हैं जो रग्बी मैच में थे, मरी ने कहा। उसने स्रेन और लेंग को पहचान लिया था। जब मैंने अफवाहें सुनी थीं, तभी अंदाजा हो गया था। काय ने शांत लहजे में कहा, ये लोग आम स्टूडेंट्स नहीं हैं। वेस्ट ब्राइड टीम के साथ जो हुआ, उसके बाद मैंने इनके बारे में थोड़ा और पता लगाया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे स्कूल के इतने सारे लड़कों के साथ वो सब कर सकें। मरी ने सिर हिलाया। साफ था कि वो और जानना चाहती थी। सब कुछ उस रग्बी मैच से शुरू होता है जिसे इन्होंने पूरा फिल्म किया था, जबकि आमतौर पर ये बस सामने वाली टीम के एस प्लेयर्स को बाहर करके जीत जाते हैं। मानना पड़ेगा, लाइव स्ट्रीम करते हुए बेटिंग का पूरा खेल सेट करना काफी बोल्ड था। जो जानकारी मुझे मिली, उसके मुताबिक इनके काफी फॉलोअर्स भी हैं, तो इन्होंने अच्छी खासी कमाई की होगी। इनका तरीका यह है कि अगर सामने वाली टीम जीत जाए तो बड़ा पे आउट ऑफर करते हैं ताकि लोग उनके खिलाफ दांव लगाएं। खुद पर वो सेफ ऑड्स रखते हैं। अब समझ में आया कि जिन टीम्स के खिलाफ ये खेलने वाले होते हैं, वो बिग डे से पहले ही घायल क्यों हो जाते हैं। ये सिलसिला तब टूटा जब एक खास जोड़ी ने इन्हें ड्रॉ पर मजबूर कर दिया। अगर उस दिन किसी ने ड्रॉ पर बेट लगाया होता तो इन्हें भारी पे आउट देना पड़ा होगा। और यकीन मानो, न जीत पाने से इनके रेगुलर बेटर्स, जो इन्हें हमेशा सेफ चॉइस मानते थे, काफी नाराज हुए होंगे। ये जो कर रहे हैं, ये सिर्फ हाई स्कूल तग्स नहीं है। ये सुनकर मरी थोड़ी चिंतित हो गई। उसने रग्बी मैच में दोनों ट्विंस की स्पीड और एजिलिटी अपनी आंखों से देखी थी और उनकी फ्लैशी एंट्री ने उसी बात को और साबित कर दिया। लेकिन काई को गैरी और इनू पर पूरा भरोसा था। उसने उन पर काफी पैसा लगाया था। वो पैसा जो उसने अंडरडॉग से उधार लिया था, जैसा कि उसने मरी को बताया था। वो लड़का, मुझे उसकी हालत पता है, काई ने मन ही मन सोचा। और उसने आज अपनी ही लड़ाई पर दाम लगाया है। खुद पर। स्किल्स और कॉन्फिडेंस की कमी वाला इंसान। आज मैं देखना चाहता हूं गैरी, तुम कैसे लड़ते हो एक डेस्परेट इंसान की लड़ाई। और अब इनके ओपोनेंट्स का स्वागत कीजिए। पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं और आज ये अपने गैंग की शुरुआत कर रहे हैं। Lars! दूसरी तरफ से इनू रिंग में उतरा। हे ब्लॉक्स हटाए गए और वो आगे बढ़ा। उसकी यूनिफॉर्म काली और सुनहरी थी, स्लीवलेस, जिससे उसकी मांसपेशियां और कंधों पर कुछ स्कार्स साफ साफ दिख रहे थे। उसके हाथ हमेशा की तरह बंधे हुए थे और क्योंकि वो इन इवेंट्स में नया नहीं था, कई लोगों ने उसे पहचान लिया और जोरदार स्वागत किया। अरे, ये तो इनू द वॉरियर है। लगता है आखिरकार इसने भी कोई गैंग ज्वाइन कर ली, एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा। इतना स्किल्ड होने के बाद भी ये किसी बड़े गैंग में क्यों नहीं गया होगा? पता नहीं, उसके दोस्त ने कंधे उचका दिए। बस इतना जानता हूं कि ये हमेशा ऑफर्स ठुकरा देता था। शायद कोई भी गैंग इसके लायक नहीं लगा, या फिर इससे तंग आकर इसने खुद ही अपना गैंग बना लिया। चलो देखते हैं इसका पार्टनर कौन है। अगर ये हाउलर्स सच में स्ट्रांग हुए तो ज्वाइन करना बुरा आइडिया नहीं होगा। फाउंडिंग मेंबर बनना रैंक्स चढ़ने के लिए आपलूसी करने से कहीं बेहतर है। इनू के पीछे पीछे काले और सुनहरे जैकेट में गैरी आया, लेकिन उसकी एंट्री थोड़ी ऑकवर्ड रही। उसे इनू के एक फैन को साइड में धकेलना पड़ा, तब जाकर वो अंदर आ सका। हे बेल्स के ऊपर चढ़ते ही भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उनका ध्यान उसके छोटे कद पर गया और फिर उसके हरे बालों पर। अरे, मैं इसे जानता हूं। ये वही न्यूबी है जिसने बिली बस्टर को पीटा था। ग्रीन मट या ग्रीन डॉग? पहले लड़के ने कहा। वो उस दिन वहां मौजूद था।
गैरी सीधा खड़ा हुआ और उसका चेहरा सबको साफ दिखने लगा। कई लोग हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकने वाले थे दो वयस्क जो भेष बदल कर यहाँ आए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्या ये वही हरे बालों वाला लड़का नहीं है जिसे हमने उस दिन बिली ब्रंटन के घर के आसपास मंडराते देखा था? फ्रैंक ने अपने साथी से फुसफुसाकर पूछा। सेडी ने संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस वक्त उन्होंने गैरी की बात मान ली थी कि वो बस एक क्यूरियस किड है, लेकिन उसे यहां देखकर व्हाइट रोज को शायद कोई ऐसा इंसान मिल गया था जो इस ऑल्टर्ड मर्डर केस को सुलझाने में मदद कर सकता था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी टांग पर लगा जख्म हल्का हल्का धड़कने लगा। बाकी जख्मों के मुकाबले इसे भरने में ज्यादा समय लगा था, मगर उसने इसे ऊपर से मिला हुआ कोई इशारा मान लिया कि वो लोग किसी अहम सुराग के करीब पहुंच चुके थे। व्हाइट रोज के दोनों एजेंट्स इस वक्त अंडरकवर थे, एक लीड के पीछे पीछे चलते हुए जो उन्हें एक लापता स्टूडेंट और सस्पेक्टेड ऑल्टर्ड मर्डरर तक ले जा सकती थी। वे यहां तक आ पहुंचे थे। एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग। पुलिस ने किसी को पकड़ा था जिसने गवाही दी थी कि बिली ब्रंटन इन इवेंट्स में हिस्सा लेता था, स्टेज नेम बिली बस्टर के नाम से। दुर्भाग्य से इन फाइट्स के वेन्यूज लगातार बदलते रहते थे, यहां तक कि जिस जगह बिली को आखिरी बार देखा गया था वहां जाने से भी कोई नतीजा नहीं निकला। साफ लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल टीम बाद में आकर सब कुछ अच्छे से साफ कर देती थी। जो भी इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा था उसे अपने काम की पूरी समझ थी। काफी समय लगने के बाद उन्हें आखिरकार एक लोकेशन मिली थी और उन्हें उम्मीद थी कि यहां उन्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो बिली को जानता हो। अगर मुमकिन हो तो वे ये भी जानना चाहते थे कि बिली के पेरेंट्स की मौत से एक दिन पहले उसके साथ क्या हुआ था। बेशक दोनों एडल्ट्स को अंडरकवर ही रहना था, क्योंकि उन्हें जानकारी इकट्ठा करनी थी। अच्छी बात यह थी कि इस इवेंट में किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन कौन है, बस कोई हंगामा न करे। हालांकि दोनों एजेंट्स जानते थे कि यहां जो कुछ भी हो रहा था वो पूरी तरह इलीगल था, लेकिन न तो ये वक्त था कार्रवाई करने का और न ही ये उनका काम। ये सब पुलिस का मामला था। उनका काम सिर्फ ऑल्टर्ड से जुड़े मामलों को देखना था। अगर वे हर गैंग मेंबर को पकड़ने की कोशिश करते तो उनका काम कभी खत्म ही नहीं होता। वे जानते थे कि उन्हें प्रोफेशनल रहना है और सिर्फ ऐसे ऑल्टर्ड केसेस पर ध्यान देना है, जैसा कि ये वाला। जिस चीज की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी वो था किसी ऐसे इंसान को देखना जिसे वे दोनों कभी भूल नहीं सकते थे। लेकिन वेस्ट ब्रिज के स्कूल रजिस्टर में गैरी डेम का नाम देखने के बाद उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लगा था कि उसने सच ही कहा था। उसने कहा था कि वो बिली को नहीं जानता, सेडी ने सोचा। लेकिन अब वो न सिर्फ यहां आया है, बल्कि एक्टिवली इस इवेंट में फाइट भी कर रहा है। अगर वो बस यूं ही लड़ना शुरू कर दे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कोइंसिडेंस होगी। जो भी हो उसे हमें सीरियस एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। उसे बिली के साथ क्या हुआ इसका कुछ तो अंदाजा जरूर होगा। अगर हम यहां उसके पास गए तो वो भाग सकता है और दूसरों को अलर्ट कर सकता है, फ्रैंक ने कहा। चलो अपना कवर रिस्क में नहीं डालते और फिलहाल बस देखते रहते हैं। हमने उसके स्कूल से ऑलरेडी चेक कर लिया है, हम बाद में भी उसे ढूंढ सकते हैं। सेडी भी इससे सहमत थी। इस भीड़ भाड़ में उसे पकड़ने की कोशिश क्यों करें जब उन्हें पता था कि वो हफ्ते में 5 दिन कहाँ मिलता है। वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उस गैरी किड ने उनसे झूठ क्यों बोला था। क्या वो बिली को बचा रहा था या फिर दोनों के बीच कोई और रिश्ता था? तो उस लड़के ने झूठ नहीं बोला था, ग्रीन किड सच में यहां है। ऑस्टिन ने उसे देखते हुए मुस्कुराया, और वो लोनर इनू भी। उम्मीद नहीं थी उसे यहां देखने की, लेकिन ये दोनों ईटन हाई के उन लड़कों के खिलाफ जिनके बारे में मैंने इतना सुना है। ये फाइट वाकई इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मामले में उसने ओवर प्रॉमिस नहीं किया। मुझे कभी ये परखने का मौका नहीं मिला कि इनमें से कोई कितना स्ट्रांग है। चलो देखते हैं इनके पास क्या है। जब गैरी ने सामने खड़े अपने ओपोनेंट्स को देखा तो उसने राहत की सांस ली। वो सिर्फ लड़ने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने का शौकीन नहीं था। वो खुद को एवरेज बुली से बेहतर मानना चाहता था। अब तक वो ज्यादातर गैंग मेंबर्स से ही लड़ा था, और ये जानते हुए कि वे क्या क्या करते हैं, उसके मन में उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। लेकिन सिर्फ लड़ाई के लिए लड़ना, ये गैरी की आदत नहीं थी। बिली और स्टीवन के खिलाफ उसकी ऑफिशियल फाइट में भी उसके पास वजहें थीं। पहले मामले में उसे पैसों की जरूरत थी
और काई ने उसे लगभग उस सिचुएशन में धकेल दिया था। दूसरे मामले में उसे लगा था कि ये एक्सपी पाने का एक तेज तरीका होगा और सिस्टम ने क्वेस्ट देकर उस डील को और स्वीट बना दिया था। फिर भी सामने खड़े ट्विंस के स्मग चेहरों को देखकर गैरी को टॉम के साथ जो हुआ था उसका बदला लेने में बिल्कुल भी हिचक नहीं थी। क्या शानदार सरप्राइज है, स्रेन ने ताना मारते हुए कहा, ग्रीन हेयर्ड लड़के को घूरते हुए। हमारे ओपोनेंट्स वीकलिंग्स निकले और ऊपर से उस ओनियन हेड से बदला लेने का मौका भी मिल गया। रग्बी मैच ड्रॉ होने की वजह से उन्होंने जो पैसा खोया था, स्रेन अभी तक उसी से चिढ़ा हुआ था। वो तो ये तक सोच रहा था कि गैरी और ब्लेक से किसी तरह वो पैसे वसूल करवाए। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं रग्बी मैच वाला ही हूं, तो तुम्हें बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, गैरी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। इस बार तुम्हें बचाने कोई रेफरी नहीं होगा जब मैं तुम्हें जमीन पर पिन कर दूंगा। मैंने नहीं भूला है कि तुम लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किया था। इनु और लेंग ने एक दूसरे को देखा बिना कुछ बोले। दोनों जानते थे कि कुछ ही पलों में उनकी फिस्ट्स ही सब कुछ कह देंगी। दोनों टीम्स अपनी अपनी पोजीशंस ले चुकी थी, एक तरफ इनु और गैरी और दूसरी तरफ ट्विंस। ऑलराइट गाइस, रूल्स जानते हो, लेट्स गेट रेडी टू रॉमली, अनाउंसर ने गोंग बजाते हुए चिल्लाया। उसी पल गैरी ने अपने सामने फेमिलियर सिस्टम मैसेज को उभरते देखा। यू हैव एंटर्ड एन ऑनरेबल ड्यूल, many people are watching, so don't make a fool out of yourself. Win the match. Condition: knockout or kill your opponents. Reward: 500 XP failure. आज जिन टू कलर गैंग मेंबर्स से वो लड़ा था वो सिर्फ 20 एक्सपी थे। उस हिसाब से ये मैच काफी टफ होने वाली थी, लेकिन यही तो वो चीज थी जिसकी उसे सच में जरूरत थी। गैरी ने तय किया था कि वो शुरुआत में ही चार्जिंग हार्ट इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे एक गेम चेंजर की तरह बचाकर रखेगा। कल के मुकाबले उसके स्टैट्स काफी बढ़ चुके थे और आज सुबह की फाइट तो ज्यादा एक तरफा बीट डाउन जैसी थी। इसलिए वो इस मौके का इस्तेमाल ये देखने के लिए करना चाहता था कि वो कितना ग्रो कर चुका है। साथ ही ये उसके लिए एक अच्छा मौका था ये सीखने का कि बिना एनर्जी खर्च किए अपने हार्ट रेट को कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर भी एक चीज थी जो इस बार उसके पास नहीं थी, मून की पावर। चार्जिंग हार्ट के साथ भी उसे ट्विंस की स्पीड पकड़ने में पहले ही दिक्कत हुई थी और तब उसे पूरी तरह स्ट्रेंथ पर फोकस करना पड़ा था। दोनों ट्विंस तुरंत ही उनकी तरफ दौड़ पड़े और वो उतने ही तेज थे जितना गैरी को याद था। ग्रीन फैंग, इनु चिल्लाया, ये पक्का करते हुए कि वो उसका स्टेज नेम इस्तेमाल करे। तेजी से उसके पास आकर गैरी ने अपनी पीठ इनु की पीठ से सटा ली। सच कहें, ट्रेनिंग सेशन के दौरान दोनों ने टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। साथ में ट्रेनिंग का समय इतना कम था कि रियलिस्टिकली एक दूसरे के फाइटिंग स्टाइल के आदी हो पाना मुश्किल था, खासकर जब दोनों का लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। इसीलिए दोनों इस नतीजे पर पहुंचे थे कि टैग टीम मैच जीतने का उनका सबसे अच्छा मौका यही होगा कि ओपोनेंट्स को एक एक करके वन ऑन वन फाइट्स में खींचा जाए। सबसे पहले स्रेन ने अटैक किया। वो साइड में हटा और एक किक मारी, लेकिन इनु ने अपना आर्म उठाकर उसे आसानी से ब्लॉक कर लिया। किक बहुत हैवी नहीं थी, लेकिन तेज और शार्प होने की वजह से थोड़ी चुभन जरूर हुई। सामने देखते हुए इनु की नजर से शॉर्ट हेयर ट्विन ओझल हो गया, या कम से कम उसे ऐसा लगा। अगले ही पल उसने देखा कि स्रेन अपने भाई का आर्म पकड़े हुए था और उसके शरीर को घुमा रहा था। पहली किक असल में बैलेंस बनाने के लिए थी, इसी वजह से वो हल्की थी। मोमेंटम के साथ लेंग की किक इनु के साइड से घूमती हुई सीधे गैरी के पेट की तरफ आई। वो इतनी तेज थी कि गैरी ब्लॉक नहीं कर पाया, लेकिन टकराने से पहले उसने अपना पेट कस लिया। इससे उसकी सांस तो नहीं टूटी, लेकिन दर्द फिर भी हुआ। हेल्थ, चार किक काफी जोरदार थी और क्राउड में मौजूद कई लोग देख सकते थे कि ये कितना भारी ब्लो होना चाहिए था। उन्हें इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि ग्रीन फैंग उस पल जमीन पर गिर पड़ा। हाँ हाँ, लगता है मैं गलत था। हाई एंड्योरेंस स्टैट होना इतना भी बुरा नहीं है, गैरी ने सोचा जब उसने लेंग का पैर पकड़ने की कोशिश की, इससे पहले कि वो उसे पीछे खींच पाता। लेकिन रग्बी मैच की तरह ही दोनों बहुत ज्यादा फास्ट और स्लिपरी थे। ठीक है, लगता है गैरी की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो पंचिंग बैग से भी ज्यादा मार झेल सकता है। मैं बस अपना काम सही से करूंगा, इनु ने तय किया। उसने स्रेन का सिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एन वक्त पर पीछे हट गया। इनु की उंगलियां उसके चेहरे से बस 1 इंच दूर रह गई।
इसके बाद स्रेन तुरंत आगे झुका और भाग गया। इन्होंने फिर से खुद को ब्रेस किया, सही टाइमिंग के साथ नी मारने की तैयारी में, लेकिन कुछ भी उसकी तरफ नहीं आया। वजह यह थी कि स्रेन उसके पीछे चला गया था और फिर से अपने टैग टीम पार्टनर को निशाना बना रहा था। इस बार पंच सीधे गैरी के चेहरे की तरफ आया। गैरी ने मुश्किल से उसे ब्लॉक किया, लेकिन उसी पल उसने महसूस किया कि उसकी रिब्स पर एक और ब्लो लगा। दो वो उस हिट को ब्लॉक करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से भी मार पड़ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे दोनों तरफ से पीटा जा रहा है। सही से समझ ना आने की वजह से कि क्या ब्लॉक करे, गैरी पर जरूरत से ज्यादा हिट्स पड़ने लगे। दो, तीन, दो कचरा। इतनी एंड्योरेंस के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या मुझे इतनी जल्दी चार्जिंग हार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा? जब भी इनु मदद करने के लिए आगे बढ़ता, ट्विंस अलग अलग दिशाओं में बांट जाते और वही टैक्टिक दोहराते। ये एक हिट एंड रन स्ट्रेटजी थी और टारगेट सिर्फ गैरी था। अगर इन्नू किसी एक के पीछे भागता तो वो रिंग में दौड़ दौड़ कर खुद ही थक जाता। वन ऑन वन में वो लोगों को कॉर्नर में फंसाने में माहिर था, लेकिन ये वैसा फाइट नहीं था। दुर्भाग्य से उनकी स्ट्रेटजी काफी इफेक्टिव साबित हो रही थी। चलो गैरी, इस बार मुझे पूरी तरह तुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, इन्होंने ने सोचा, दोनों को देखते हुए। गैरी ने पूरी ताकत से कंसंट्रेट किया। वो उनकी मूवमेंट्स पर ध्यान दे रहा था। वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दौड़ रहे थे और दोनों को अलग कर चुके थे। अगर गैरी इनु के पास जाने की कोशिश करता तो ट्विंस बीच में आकर हमला कर देते। उसे पता था कि इस साइकिल को तोड़ना उसी को पड़ेगा। ये मुझसे इतने ज्यादा तेज नहीं हो सकते, है ना? मुझे पता है मेरी डेक्सटेरिटी लो है, लेकिन उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन तो नहीं होना चाहिए, गैरी ने सोचा। घूरते हुए गैरी पूरी तरह फोकस करने लगा। चूंकि अटैक्स उसे धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे थे, उसने उन्हें सीधे झेलने का फैसला किया। अब वो ब्लॉक करने पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि सिर्फ उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उन्होंने उसकी थाइज पर किक मारी, उसकी साइड पर वार किया और गैरी बस अपने आर्म से चेहरा ढककर एक छोटे से गैप से देखता रहा। यह देखकर क्राउड जोर जोर से बू करने लगा। गैरी कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वहीं खड़ा था। जो भी हो, क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम लोगों की परवाह है? मुझे सिर्फ उन्हें हराने और अपना रिवॉर्ड कमाने से मतलब है। आखिरकार गैरी को लगा कि उसने कुछ हद तक पैटर्न समझ लिया है। उसने अपने हाथ नीचे किए और तभी एक पंच उसकी तरफ आया। तू बस एक बैठा हुआ टर्टल है जो आखिरकार गिर ही जाएगा। पंच सीधे उसके चेहरे पर लगा, गैरी के गाल पर, और उसका सिर हल्का सा पीछे छटक गया। हेल्थ, तुम लोग उन अनोइंग स्क्विरल्स जैसे हो, गैरी ने स्रेन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। किसी वजह से उस मुस्कान ने स्रेन के हाथों के रोंगटे खड़े कर दिए, तो इन्होंने उसे टारगेट बना लिया है, ऑस्टिन ने सोचा। उसके पंचेस भले ही पावरफुल हो, लेकिन अगर वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ इनु अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये दोनों चारों तरफ भाग रहे हैं। ये मैचअप सही नहीं लग रहा। अच्छा हुआ मैंने इस पर बेट नहीं लगाया। लेकिन वो लड़का मुझे ढूंढने आया था। क्या उसने इन दोनों को ओवर एस्टिमेट कर लिया? और ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रीन हेयर रूफटॉप वाले समय से काफी स्लो है? उसे पता भी नहीं था कि कोई और चुपचाप पीछे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। दुर्भाग्य से ऑस्टिन फाइट में इतना डूबा हुआ था कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। तू यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और हमें भी ठीक से नहीं पता कि ये क्या करेगा। तो चल, तुझ पर ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है, रेवन ने सोचा, सिरिंज निकालते हुए।